देखिए, अब हम अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। सिलेबस का भी लास्ट पार्ट है ये पूरा। और अगर आप सामान्य बंटन नहीं भी तैयार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रायिकता में काफ़ी कुछ तैयार कर चुके हैं आप। और प्रायिकता ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आप अगर आज की क्लास ले लें तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। मतलब आप अगली क्लास ना भी लें तब भी कोई ख़ास फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आज और कल में, आज वैसे तो बोर्ड में सारे आए हुए क्वेश्चन तो परसों तक खत्म होंगे, लेकिन आप जो लेटेस्ट आए क्वेश्चंस हैं वो आप आज समझ जाएंगे थोड़े बहुत करने। क्योंकि इसमें ऐसा है कि मैं बता दूं आपको, सब कुछ याद करने वाला है। बिल्कुल सब चीज़ें मतलब एक तरह से समझनी है, समझने कुछ नहीं है, सब रटना ही रटना है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 19 अप्लाइड मैथ्स थर्ड में आज हमारा ये टॉपिक जो है वो आखिरी टॉपिक चल रहा है। द्विपद, पॉइसन और प्रसारणमान्य बंटन थे, बायनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या इसका दूसरा नाम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसने दिया था। तो ये डिमाइवर एक साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरम आपने पढ़ी भी है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो वो वही डिमाइवर, उन्होंने जो है वो इसका डिस्कवरी करी थी। अब बात आती है कि ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम बता दें इसके बारे में। ये आपका जो है वो डिस्क्रीट नहीं होता, ये आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपके जो वेरिएबल हैं वो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे अभी तक होता था कि 12 सिक्कों में से 0 आ जाएंगे, या एक पे टेल आ जाएगा, एक पे हेड आ जाएगा, या 2 पे हेड आ जाएंगे। या जैसे आपने फ्यूज खराब होने वाला क्वेश्चन देखा, तो चलो एक फ्यूज खराब हो जाएगा, 2 फ्यूज खराब हो जाएंगे, 3 फ्यूज खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका 1.5 फ्यूज खराब है या 2.5 फ्यूज खराब है। वो या तो वो चीज होके रहेगी और नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसे केस में वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस होते थे, उसमें तब द्विपद और पॉइसन लगाते थे। ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया है क्वेश्चन में तो आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि हमें उसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। तो कब लगता है, पहली बात कहाँ पर लगता है, तो उसके लिए कंडीशंस हम देख लेते हैं कि ये आपका तब लगता है जब आपके पास n की वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो। ठीक है ना, n तो बहुत ज्यादा है, लेकिन p व q वो अत्यंत छोटे नहीं हैं। ठीक है ना, अत्यंत छोटे नहीं हैं, मतलब उनकी ठीक ठाक वैल्यू है। तो उस केस में जो है वो, और तीसरी चीज है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। इन तीनों केसेस में आप जो है वो जो प्रसामान्य बंटन है यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका यूज करते हैं। अब बात आती है कि किस किस फॉर्मूले के अंडर में ये चलता है। तो आपने देखा कि नॉर्मल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक q प्लस पी टू द पावर समथिंग होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, q प्लस पी टू द पावर n। और ये आपने पॉइसन में देखा, तो पॉइसन में भी जो है अपना अलग एक कंसेप्ट था। लेकिन यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा उलझा हुआ कंसेप्ट है। आपको इसके अंदर एक इक्वेशन बता दी जाएगी कि प्रोबेबिलिटी जो पी आर वगैरह निकालते थे ना, तो वो कैसे निकालते थे। तो आपके पास जैसे पी आर का फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में NC0 और इस तरह से करके हो जाता था। ठीक है ना, यहाँ पर पॉइसन में डिस्ट्रीब्यूशन में e टू द पावर माइनस m, और ये क्या बोलते हैं फैक्टोरियल r, और r टू द पावर m, इस तरह से करके हो जाता था। m टू द पावर r या r टू द पावर m जो भी रहती थी। लेकिन यहाँ पर इसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला चलता है जो कि आपको डायरेक्ट याद करना है। तो मैं इस बोर्ड को मिटा रहा हूँ और उसके बाद मैं उस फॉर्मूले को समझा रहा हूँ। उस फॉर्मूले को आपने बिल्कुल दिमाग में बसा लेना है कि क्या क्या है, कैसा है, कहाँ से आया कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग नोट कर लें, तब तक मैं तब समझाऊंगा इसको। चलिए, बहरहाल आप इसको समझ लीजिए क्या है चीज़। वो क्या है वो तो समझा दूंगा, लेकिन कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है। ये आप ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे हम पहले कहते थे ना, पी आर की वैल्यू निकालते थे, अब आर इज इक्वल टू आर और पी आर करते थे, तो आर की वैल्यू 0 1 2 ऐसे करके लेते थे। तो इसमें जो है आपका जो एक्स है वो कितनी भी वैल्यू ले सकता है। तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, इसके अंदर यहाँ पर जो मैंने ये चीज लिख रखी है, एक्स आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब कुछ भी वैल्यू ले सकता है, कोई मना ही नहीं है कि आप 1 2 3 ही लेंगे या 0 1 2 3। आप माइनस ले लो, आप प्लस ले लो, आप कुछ भी कितना भी ले लो। ये चीज क्लियर है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा।
अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर है आपका फंक्शन, वो आपका इस फॉर्मूले से दिया जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा होल स्क्वायर। ये चीज है, ये सारा का सारा जो है वो आपका ई टू द पावर में है, ये पूरा का पूरा। इसमें आपका जहाँ पे सिग्मा आया है ये तो आपका मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन आप जानते ही हैं, एम जो है वो आपका माध्य है ये भी जानते हैं आप, जो ई है वो आपका 2.71828 ये सब होता है, एक्स आपका इसके बीच में है, सिग्मा की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो और एम आपका माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट कुछ भी हो सकता है, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्स को क्या कहते हैं, प्रसामान्य चर, जैसे आर होता था वहाँ पे वैसे यहाँ पे एक्स है प्रसामान्य चर और उसके ऊपर वाई कितनी है, ये प्रायिकता घनत्व का फलन हो गया, यही मतलब वो प्रोबेबिलिटी आपकी। लेकिन ये प्रायिकता घनत्व फलन है ये, इससे प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी वो बाद की बातें हैं। तो आप एक तरह से बंटन प्रसामान्य प्रायिकता आप एक तरह से वितरण कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण बंटन वही बात है, वितरण या बंटन कुछ भी कहें। तो ये आपका जो है वो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा और उससे फिर कैसे कैसे क्या प्रायिकता निकालनी है वो तो बहुत आगे की बात है। अभी आप पहले ये समझिए कि आपको ये फॉर्मूला जो है वो एक दिमाग में बैठाना है कि ये फॉर्मूला भाई होता है और उसके अंदर एम सिग्मा ये सब पता है आपको। देखिए फिर बचा क्या, रूट 2 पाई तो आप जानते हैं, हाफ जानते हैं, बस कहाँ ये जो एक्स है यहाँ पे वो कहाँ जा रहा है, वो केवल यहाँ पे आ रहा है, बाकी सब चीजें तो इसके अंदर फिक्स्ड हैं ही। तो आप जरा इसे एक बार लिख लीजिए और मुझे बताइए आपको जितना मैंने बताया उतना क्लियर है, बाकी आप ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं इसमें। अब देखिए सामान्यतया जो है वो आप ये देखिए z जो है ये आई क्वांटिटी हम ला रहे हैं अंदर, और वो जो अंदर पावर में x माइनस एम ओवर सिग्मा नहीं है, इस चीज़ को हम ज़्यादातर z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो z है ये क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। z जो है आपका आप लिख लीजिएंगे स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि मानक एकक, ये कहलाता है। प्रसामान्य बंटन का मानक एकक क्या है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मानक प्रसामान्य चर, मानक प्रसामान्य चर। देखिए वैसे तो चर x था हमारे पास, लेकिन हम क्या करेंगे, x माइनस एम ओवर सिग्मा इसको हम स्टैंडर्ड एक कंसीडर कर रहे हैं ताकि ये हमारा जो है क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा आसान बने। तो ये आपका जो है वो मानक प्रसामान्य चर या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ये आप इसको कंसीडर करेंगे। तो मानक अगर एकक आप स्टैंडर्ड यूनिट अगर एक कंसीडर कर लेते हैं z को, तो हमारी जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए x को तो आपने z के अंदर समेट लिया ना, तो ये इक्वेशन हेंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, तो ये आपकी y इज इक्वल टू एफ जेड, ठीक है ना, z की फॉर्म में आ सकती है ये 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 बचेगा, बस इतना। ये इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्मेट में आ जाती है, ये इक्वेशन भी आपको ध्यान रखनी है। हमने क्या किया है, ये इक्वेशन तो आपको याद करनी ही करनी है, और इसके अंदर जो है आपने x माइनस एम ओवर सिग्मा को z कंसिडर कर लिया स्टैंडर्ड यूनिट, और तब ये हमारा जो एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग था वो अब एफ जेड इज इक्वल टू समथिंग में चल जाएगा। कहने का मतलब है अब हमने प्रसामान्य चर जो हमारा x था उसको हमने मानक प्रसामान्य चर z में कन्वर्ट कर लिया है, और वो इक्वेशन जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गई है। आप इसे कंप्लीट करें। तुम बस इतना ध्यान रख लो कि प्रसामान्य वितरण इस इक्वेशन से ध्यान दिया जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, ये तो मैंने रटवाया ही है, इसमें कुछ वो नहीं समझाया है। और इसके अंदर x माइनस एम ओवर सिग्मा को हमने एक z मान लिया है, एक नया वेरिएबल मान लिया है जिसे हमने स्टैंडर्ड वेरिएबल कंसीडर नाम दिया है, और तब ये इक्वेशन हमारी इस तरह से शॉर्ट हो जा रही है। इसके अंदर m और सिग्मा वही है, मीन और तुम्हारे ये सिग्मा क्या बोलते हैं, मानक विचलन। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसमें कुछ ज़्यादा मतलब लिखवाया ही है मैंने, कुछ ज़्यादा उसमें समझने के लिए है ही नहीं। अब हमारे जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आपके इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, समझ रहे बात आप। मैं ये फॉर्मूला जो है वो आपका साइड में लिखे दे रहा हूँ, z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम ओवर सिग्मा, ठीक है ना। ये आपका सिंपल वेरिएबल, ये आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल है, स्टैंडर्ड वैल्यू। ये m और सिग्मा जो है, m माध्य है और सिग्मा आपका मानक विचलन है। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और वो बोर्ड में भी आए हुए हैं, आपको बड़े आसान लगेंगे, ठीक है ना।
लेकिन ये चीज़ जब ओवरऑल मिला के देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको अभी साइड में करिए, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज और कल हम इसके आगे फिर बात करेंगे। इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है और उस कर्व से आगे जाकर के सॉल्यूशन निकलते हैं। तो वो चीज़ फिर हम वो नेक्स्ट रन पे देखेंगे। अभी हम आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है और सेकंड पार्ट मैं बाद में लिखूंगा, नहीं तो फिर लंबा भी हो जाएगा, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। गणित की एक परीक्षा में प्राप्त अंकों का वितरण प्रसामान्य रूप से हुआ है। इसका मतलब आप इस चैप्टर पे आ गए, प्रसामान्य बंटन पे। यदि अंकों का माध्य 70 है तथा मानक विचलन 8 है तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है 90 तथा 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के मानक अंक ज्ञात करो। मानक अंक का मतलब आपका ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये निकालिए। एक्स आपको दे दिया है और आपसे जेड कह रहा है और एम और सिग्मा जो है आपको दिए हुए हैं। तो देखिए आसान क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं। इसमें आप देखिए क्या करेंगे, अगर आप देखें तो गिवन हमारे पास क्या है, माध्य आपका M70 गिवन है और मानक विचलन सिग्मा जो है वो 8 है, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, 90 अंक और अलग अलग सॉल्व कर देंगे। तो 90 अंक वाले विद्यार्थियों के मानक अंक वाले विद्यार्थी के मानक अंक अगर हम इस तरह से निकालें तो देखिए क्या होगा। फॉर्मूला इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आप z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम बाई सिग्मा लगा देंगे। तो z इज इक्वल टू एक्स कितना 90 अंक है, तो 90 माइनस एम का मतलब 70/8। तो ये आपका कितना हो जाएगा 20/8 और यानी कि 4 2 जा 4 5 जा यानी कि 2.5। तो आपके पास z इज इक्वल टू 2.5 ये एक आंसर आ जाएगा। ये 90 अंक पाने वाले विद्यार्थी के मानक अंक हो गए। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट आप करोगे तो 60 अंक पाने वाले विद्यार्थी के मानक अंक जब निकालोगे तो उसके लिए भी z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम बाई सिग्मा कर दोगे। 60 माइनस 70/8 हो जाएगा। अब की बार 90 की जगह 60 फुट हो जाएगा तो -10/8 हो जाएगा, यानी कि 2 4 जा 2 5 जा यानी कि -1.25। ये आपका जो है वो इस वाले विद्यार्थी के मानक अंक आ जाएंगे। क्वेश्चन कंप्लीट करिए, मुझे बताइए क्या ये आसान क्वेश्चन लग रहा है आपको। इसे जो है वो कल आप क्लास ज्वाइन करने से पहले इस वाले जो स्टार्टिंग के कंसेप्ट हैं इनको जरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कल जो है इतना उलझ जाएगा अगर आपने आज की चीज़ें नहीं थोड़ा सा दिमाग में रखी। वो समझ लीजिए हमने उस टॉपिक को तो वहीं छोड़ ही दिया है, उसके ऊपर तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हम तो ये आसान चीज़ इसलिए करवाने लगे हैं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा आज जो है आपको थोड़ा सा वार्म अप हो जाए आपके लिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चंस इसके आसान है तो वो हमने कराना स्टार्ट करा। अब जो वास्तव में क्वेश्चंस आएंगे जो डिटेल में कॉम्प्लिकेटेड है वो फिर तब आएंगे जब आप आगे की चीज़ें पढ़ लेंगे। लेकिन आपके बोर्ड्स में इस तरह के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम अभी अगले क्वेश्चन में पहुंचेंगे तब जाकर के जो है वो आपको पता लगेगा। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, अब मैं इसका सेकंड पार्ट लिखने जा रहा हूँ। ऊपर का वही रहेगा, सेकंड पार्ट बस चेंज करूंगा और तब उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन वही है, बस पार्ट बदल गया। मानक अंक -1.5 तथा 2.5 को वास्तविक अंकों में व्यक्त करो। मतलब ये पिछले क्वेश्चन का उल्टा है, यहाँ पे हमें z की वैल्यू दे दी है और x निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, -1.5 के वास्तविक अंक अगर निकालें हम तो कैसे निकलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम ओवर सिग्मा। इसमें z की जगह आप -1.5 डाल दोगे, x आपको निकालना है और m और सिग्मा, m आपके पास 70 है और सिग्मा आपके पास 8 है। तो आप सिग्मा 8 डाल दीजिए तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस का 120 यानी कि पॉइंट हट जाएगा तो माइनस का 12 बनेगा, यानी कि x इज इक्वल टू -12 + 70 हो गया यानी कि 58। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप 2.5 के वास्तविक अंक निकाल सकते हो, ये चीज़ आप खुद कर लेना। और इसका आंसर जो आ रहा है वो आपका 90 आ रहा है, इसका आंसर 90। अच्छा ये तो पुराना ही उल्टा क्वेश्चन हो गया। आपने फर्स्ट पार्ट में 90 का ही तो मानक अंक निकाले थे 2.5, तो 2.5 का वास्तविक अंक 90 फिर से आ जाएंगे। तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिए और मुझे बताइए आसान लग रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आप ध्यान दीजिए, काफ़ी आसान लगेगा आपको। सीपीएमटी की परीक्षा में किसी छात्र ने रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में क्रमशः 152 और 172 अंक पाए, जबकि उसके मानक अंक क्रमशः -2.5 तथा +2.5 है।
परीक्षा में औसत और मानक विचलन ज्ञात करो। आप देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 कंडीशन दे दी है उसने, आपको यहाँ पे x और z दोनों प्रोवाइड कर दिए हैं, x और z प्रोवाइड कर दिया है आपको, और m सिग्मा पूछ रहा है। तो 2 चीजें पूछ रहा है, तो आपके पास 2 इक्वेशन, 2 कंडीशन दिए, 2 इक्वेशन बनेंगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएंगी और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम जरा स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बहुत आसान लगेगा। रसायन शास्त्र के लिए पहले हम देख लेते हैं। रसायन शास्त्र के लिए, तो इसके लिए अगर हम देखें केमिस्ट्री के लिए कितना क्या है, तो x इज इक्वल टू आपका 152 है, और मानक अंक यानी कि z इज इक्वल टू माइनस का 2.5 है। तो यूजिंग रिलेशन क्या, z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम ओवर सिग्मा, तो z माइनस 2.5 इज इक्वल टू 152 माइनस एम ओवर सिग्मा। ये यहाँ से आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 152 माइनस एम इज इक्वल टू माइनस का 2.5 सिग्मा, ये m को इधर ले जाओ तो m माइनस 2.5 सिग्मा इज इक्वल टू 152। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। ऐसे ही आपकी इक्वेशन जो है वो जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए हो जाएगी। तो बायोलॉजी के लिए, जीव विज्ञान के लिए, तो आप इसी तरह से x इज इक्वल टू 172 है, z इज इक्वल टू 2.5 है, तो यहाँ से फिर आप यूज कर लें यूजिंग z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम ओवर सिग्मा, तो यहाँ से कंडीशन बनेगी 2.5 इज इक्वल टू 172 माइनस एम ओवर सिग्मा। तो 172 माइनस एम इज इक्वल टू 2.5 सिग्मा, यानी कि m उधर ले लो, तो m प्लस 2.5 सिग्मा इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 172, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए m सिग्मा में ये क्वेश्चन, m सिग्मा में ये क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड, और देखिए कितनी अच्छी बात है कि जैसे ही ऐड करोगे आप 2.5 सिग्मा कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको एडिंग फर्स्ट सेकंड कर देते हैं, तो 2m इज इक्वल टू 152 प्लस 172 ये आएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 2 4 7 5 12 हासिल 1 2 1 3, 2m इज इक्वल टू इतना, यानी कि m इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2, m इज इक्वल टू 162। ये आपका आंसर आ गया। औसत जो है माध्य यानी कि m 162 है। मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ 162 आ रहा है। और अब m की वैल्यू जो है आप फर्स्ट में डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो m आपका 162 माइनस 2.5 सिग्मा इज इक्वल टू 152। तो ये आप उधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो 10 इज इक्वल टू 2.5 सिग्मा, ये पॉइंट हटा लो, सिग्मा इज इक्वल टू 4, ये भी आ गया आपके पास। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सामान्य बंटन के वो आसान क्वेश्चंस हैं जो आपको, जैसे जिसने नहीं भी पढ़े हैं ना, अगर मान लिया सपोज करिए कि उसने नहीं भी करा है, सामान्य बंटन नहीं करना चाहता है डिटेलिंग में जाना, तो उस केस में जो है वो केवल इतना करके चला जाए, तो अगर फंसेगा क्वेश्चन तो उसका जो है वो हो जाएगा। और बाकी अदरवाइज बोर्ड में तो कुछ और भी आए हैं क्वेश्चंस जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो एक लेक्चर तो आपको चाहिए होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एरिया कैसे निकालते हैं। तो कल आप सभी लोग जो हैं वो बुक देख लीजिएगा, आपके पास जिनके पास सार्थक की बुक है तो उनको पास चैप्टर के लास्ट में एक ग्राफ टाइप का दिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह का, देखिए इस तरह का ये दिया हुआ है चार्ट 1 0 से z तक का प्रसामान्य वक्र के नीचे का क्षेत्रफल। पता नहीं शायद आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, मैं कैमरे के नजदीक ले आता हूँ थोड़ा सा। दिख रहा है? तो इस ग्राफ को आप खोल के बैठिएगा, और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो बता दीजिएगा, मैं ये ग्राफ जो है आपको जो है वो ग्रुप में भी भेज दूंगा, अगर किसी की बुक में नहीं दिया है। तो इस ग्राफ को पढ़ाना हम सिखाएंगे, अगर आप इस ग्राफ को समझ जाएंगे तब आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो कल हम इसके ग्राफ के को समझेंगे केवल, कल का टॉपिक, कल का लेक्चर हमारा इसी बात पे होगा, और फिर परसों के लेक्चर में तब हम इसके बाकी क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसी के साथ फिर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।